Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Talk with Talk. This is Dr. Sharad. We have meet here on my last video where I have discussed about the triad of homeopathy. आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें देख सकते हैं जिसमें मैंने ट्रायड ऑफ होम्योपैथी के बारे में बात की है, जिसमें एक कॉर्नर में हम लोगों ने ऑर्गन को प्लेस किया है, दूसरे में मटेरिया को प्लेस किया है और तीसरे में हम लोगों ने रिपर्टरी को प्लेस किया है। और हम लोगों ने लास्ट में इस बारे में बात की थी कि अगर हम इन तीनों का परफेक्ट एक कंजक्चर बनाते हैं तो हमको हमेशा क्योर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसी बात को कुछ आगे बढ़ाया जाए। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पे ही बात करेंगे, क्योंकि फिलॉसफी सेक्शन में हम लोग बेसिक बुक अपनी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को ही अपना बेस लेते हुए आगे बात करनी शुरू करेंगे। जब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन शुरू होती है, उसका जो फर्स्ट अफोरिज्म है जो डॉक्टर हनीमैन ने लिखा है, उसमें फर्स्ट वर्ड में ही ये लिखा गया, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रेस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। सभी लोग इस बारे में जानते हैं, सभी लोगों को पता है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। जब डॉक्टर हनीमैन ने ये वर्ड लिखे तो अगर हम उसके फुट नोट पे ध्यान देंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि नो मोर एम्प्टी स्पेकुलेशंस एंड हाइपोथेसिस कंसर्निंग द इंटरनल एसेंशियल नेचर ऑफ वाइटल फोर्स और द मोड इन विच द डिजीज ओरिजिनेट इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है, उन्होंने लिखा है सबसे पहले, हिज मिशन इज नॉट हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम बाय इंटरवेइंग एम्प्टी स्पेकुलेशन एंड हाइपोथेसिस concerning the internal essential nature of the vital process, the mode in which the disease originate in the invisible interior of the organism, wasted their talent and time। यहां वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसे कंसाइज और इजी बात सिंप्लीफाई फॉर्म में बात करें, कि अननेसेसरी कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी स्पेकुलेशंस या किसी भी इंटरनल जो नेचर है, किस तरीके से डिजीज डेवलप हो रही है, उस पे हमें अपना टाइम और टैलेंट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? कुछ लोग इसका एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि उस समय तक पैथोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डेवलप नहीं थी, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी उस समय में भी ये सब्जेक्ट्स थे और इन पे काम होता था। तो वो फिर ऐसा क्यों लिखना चाह रहे थे? वो इसलिए ऐसा लिखना चाह रहे थे क्योंकि जो भी स्पेकुलेशंस और हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं वो डे बाय डे चेंज होते हैं, और उसके लिए एक बहुत अच्छा सब लोगों ने वर्ड चूज किया हुआ है कि हम उसको रिसर्च कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि रिसर्च इस एंगल से रिसर्च ना करके यहां पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। आप सिर्फ जो आपको सरफेस पे मिल रहा है, जो कि बॉडी की में जो चेंज है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, वो मिल रहा है आइदर साइन और सिम्टम की फॉर्म में। आप सिर्फ उस पे कंसंट्रेट कीजिए, और उसमें भी सिम्टम बहुत रिलायबल है, उन्हीं पे हमेशा काम करने की कोशिश कीजिए और उनको मटेरिया मेडिका से मैच कराइए। रिपर्टरी में उनको चूज कीजिए, क्योंकि मटेरिया मेडिका में बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप उनको मेमोराइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी है अपनी रिपर्टरी की। तो कोशिश यहां से मैं एक आगे अभी आप लोगों को एक केस के थ्रू इस बात पे आगे चर्चा करूंगा। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के इंट्रोडक्शन में डॉक्टर हनीमैन ने बहुत अच्छे से एक बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही छोटी सी लाइन लिखी है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस होम्योपैथी में पूरे ट्रीटमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो लाइन थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। द डिजीज मैनिफेस्ट इटसेल्फ नॉट मियरली बाय द ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सेंसरी इंप्रेशंस बट आल्सो बाय सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ मोटर एक्सप्रेशंस। यही वो पॉइंट है जिसपे हम आगे जहां भी डिस्कस करेंगे, इस कंजेक्चर को जहां भी बनाएंगे, जो भी मैं केस पे डिस्कस करूंगा, इस लाइन का बहुत वैल्यू है वहां पे, क्योंकि जो भी साइन और सिम्टम्स हम लोगों को बॉडी के अंदर शो होते हैं, तो साइन यूजुअली जिनको आप ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी बोल सकते हैं,
लेकिन जो साइन है वो वैल्यूएबल है। लेकिन अगर हम लोगों को वो सेंसेशंस, वो सिम्टम्स मिलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। और आपका प्रिस्क्रिप्शन अगर इस पॉइंट पे बेस होगा तो आप हमेशा उस क्योर, जिसके लिए बार बार डॉक्टर हनीमैन ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एफोरिज्म वर्म टू लास्ट बार बार उस वर्ड को यूज किया है, तो वहां पे ये चीज आप बार बार अपनी प्रैक्टिस में आपको मिलेगी। आप देखेंगे कि आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में वो पेशेंट को आप रिजल्ट दे पा रहे हैं। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 11th अफोरिज्म में सबसे पहले डिजीज को डिस्कस करना डॉक्टर हनीमैन ने, या उसको नोट डाउन करने की किया है उन्होंने उसमें, जहां पे उन्होंने डिजीज को किस तरीके से डिजीज को समझना है। क्योंकि वहां तो उन्होंने लिख दिया कि एम्प्टी स्पेकुलेशंस और हाइपोथेसिस आपको नहीं लेने हैं, ना उनमें अपना टाइम और अपना जो है टैलेंट वेस्ट करना है। तो फिर किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे, वो उन्होंने 11th अफोरिज्म में आके लिखा। मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। व्हेन ए पर्सन फॉल इल, इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल self-acting vital force everywhere present in the organism that is primarily drained by the dynamic material becomes influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital principle deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation and incline to irregular process which we call disease. तो क्या उन्होंने लिखा? उन्होंने लिखने की कोशिश ये की कि ये वाइटल फोर्स ही है जो कि कहीं डायनेमिकली डिरेंज होता है और मॉर्बिफिक एजेंट के द्वारा, जो कि इनमिकल है लाइफ को, और एक एबनॉर्मल स्टेट डेवलप होगी जो एक्चुअल में जिसको हम डिजीज कह सकते हैं या जिसको हम डिजीज कहेंगे। तो अब आगे अफोरिज्म में आगे बढ़ाते हुए उसको लिखते हैं, For as the power invisible in itself and only cognizable by its effect on the organism, its morbid derange only makes itself known by manifestation of the disease in sensation and function of those part of the organism exposed to the sense of observer and physicians, that is by morbid symptoms, and in no other way can it makes itself known। यानी कि और कोई तरीका नहीं है जो कि वो वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है, वो जो भी पार्ट उसका एक्सपोज्ड है, जहां पे भी डिजीज सेटल हुई है, वो साइन और सिम्टम्स की फॉर्म में आएगी। क्योंकि पहले वहां की सेंसेशंस, वहां के फंक्शंस डिरेंज होंगे और वो हमें उस साइन और सिम्टम की फॉर्म में सरफेस पे दिखाई देंगे। तो अगर देखें तो हर जगह वो उस फंक्शन और सेंसेशंस की वैल्यू बार बार बता रहे हैं कि हिडन इंटीरियर में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, हमें उन पे ध्यान नहीं देना, लेकिन सरफेस पे वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमें कंसंट्रेट होके उन्हें समझने की कोशिश करनी है। एक केस डिस्कस करता हूं आपसे। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक क्लिनिक पे एक महिला आई जो पहले भी डिस्कस करती रही हैं, अपनी परेशानियों के लिए मुझसे मिलती रही हैं और उनकी परेशानियां हल होती रही हैं मेरे द्वारा। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं इस समय बहुत परेशान चल रही हूं। मैंने जब उनकी केस टेकिंग लेने की शुरू की तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वो अराउंड अपने लेट 60s में थी और कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप लोग बहुत वैल्यू देते हैं वो वही फेयर, फैट, फ्लैबी उसी तरीके से दिखती हैं। उसके बाद जब उनसे आगे की बात डिस्कस होनी शुरू हुई कि परेशानी क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर साहब आजकल बहुत ही अकेलापन महसूस करती हूँ, बहुत घबराहट मुझे रहती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास लाइफ का कोई सपोर्ट नहीं है। उनकी फैमिली हिस्ट्री में डिस्कस किया, हालांकि मुझे उनके बारे में पहले ही पता है क्योंकि केस मेरे पास है कि उनके बच्चे बाहर अब्रॉड सेटल हैं, कोई भी साथ में नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ ही केवल रहती हैं। इस समय उनके अंदर एक माइंड में एक चीज आ गई है या एक शंका आ गई है कि
हम लोग यहाँ अकेले हैं, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, और किस तरीके से हमारा क्या होगा, तो कि स्पेशली कि आफ्टर डेथ क्या होगा, अगर हम में से कोई एक बंदा चला गया तो क्या होगा, या जितनी भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं उनका क्या होगा, या बहुत सारी इस तरीके की चीजें उन्होंने धीरे धीरे मुझे अपनी केस टेकिंग में बताई। जैसे कि मैं आपको पूरा केस अगर समझा रहा हूं तो आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को उठा के बहुत सारी चीजें या बहुत सारी मेडिसिन को सोच रहे होंगे। जब स्टार्ट मैंने किया तो मैंने भी उनको इसी तरीके से समझने की कोशिश की कि वो एक एंजाइटी में है। एंजाइटी के बाद उनकी बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हुए, मेडिसिन में यहां इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेडिसिन से चीजें टाइप हो जाती हैं, और हम लोगों से जो नॉन मेडिकल लोग हैं वो शायद उन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे सोसाइटी में इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शंस नहीं देने, टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि वो एक जेन्युइन प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी फिजिशियन को मेडिसिन के बारे में मुझसे डिस्कस करना है तो वो मुझे डीएम डायरेक्ट कर सकता है, तो उसमें मैं उसके आंसर देने के लिए तैयार हूं। मैं सिर्फ आपसे रूब्रिक डिस्कस करूंगा। तो जो भी पूरा केस का क्रक्स निकल के आता है, उनको एक मेडिसिन दी, उसमें जो मैंने जितने भी मैंने पार्ट आपको डेफिनेटली बताए हैं केस टेकिंग में, तो आप समझ रहे होंगे कि जब मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैंने उन पार्ट्स को भी यूज करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की कोशिश की होगी। बट एट द एंड ऑफ रिजल्ट मैं तो उसको नील ही बोलूंगा, क्योंकि वो कभी एक दिन के लिए होता था, कभी 2 दिन के लिए होता था, या पेशेंट्स को रिकरेंसी रही बार बार, कभी वो कहते थे सर 2 दिन आराम रहा, कभी उनको बोलना है कि 3 दिन आराम रहा। फाइनली जब मैं भी चीजों को बार बार उनको प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद 1 या 2 बार जो भी, या तो सेम मेडिसिन रिपीट करना जो भी मैंने सेलेक्ट की थी 1 या 2 डोज, या कोई मेडिसिन चेंज की, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब चीजें बहुत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही तो मैंने उनको फिर फेस टू फेस बुलाया इंटरव्यू के लिए उनके। जब उनसे डिस्कशन होना शुरू हुआ तो अगेन जो पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किए मैंने उनको ध्यान में रख के उनसे बात की। मैंने कहा आपको एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, अभी हमने जो बोला उनकी लाइफ की हिस्ट्री, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके साथ किस किस तरीके के इमोशंस थे, मैंने उनको दरकिनार करते हुए मैंने फाइनली वही वर्ड यूज किया जो ऑर्गन के 11th अफोरिज्म में लिखा है कि एग्जैक्टली आपको होता क्या है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे घबराहट होती है। अब इस घबराहट को तो वो शुरू से बोल रहे हैं, अब यहां तो फिर मैं वहीं आके उसी प्रिस्क्रिप्शन के उसी मोड़ पे खड़ा हूं कि आखिर इस प्रिस्क्रिप्शन, इस घबराहट या इस एंजाइटी पे कैसे किया जाए। तो फाइनली फिर उनसे मैंने आगे बात करने की कोशिश की कि मैंने कहा उस घबराहट में आपको क्या होता है। तो पहले तो कहती रही कि वो डॉक्टर साहब बस यही होता है, डॉक्टर साहब बस यही होता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा उनसे बात की थोड़ा सा डिफरेंट वे में, तो उन्होंने लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि डॉक्टर साहब मुझे ना घबराहट में क्या होता है, मुझे तो एकदम हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मैंने कहा हाथ के पैर? कि डॉक्टर साहब पैर ठंडे हो जाते हैं और तलवे भी ठंडे हो जाते हैं। उनका ठंडे हो जाते हैं, ठंडे का मतलब कि डॉक्टर साहब एकदम एक कंपन सी होती है। अब देखिए बहुत सारी चीजों में यही अंतर हो गया कि उन्होंने ठंडा वर्ड भी यूज किया, पहले उन्होंने हाथ पैर भी वर्ड यूज किया, लेकिन लास्ट में जब हम उस पॉइंट तक पहुंचे तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बोला कि मुझे घबराहट में मेरे पैरों में और तलवों में कंपन होती है। अब ये पॉइंट जब मुझे मिला और बाकी मैंने इसको नोट डाउन करके इसे रिमार्क दिया, और मार्क देने के बाद जब मैंने इसे रिपर्टरी में ढूंढा तो रूब्रिक है एंजाइटी ट्रिमुलस इन लेग्स एंड एंजाइटी ट्रिमुलस इन फीट। आप इसको जब क्लब कराएंगे, क्योंकि एंजाइटी ट्रिमुलस इन लेग्स में 3 मेडिसिन है और एंजाइटी ट्रिमुलस इन फीट में सिंगल मेडिसिन है, आप जब इसको क्लब कराएंगे तो आप वहां देखेंगे एक मेडिसिन आएगी। नाम मैं यहां पे नहीं लूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। हुआ, प्रिस्क्रिप्शन दिया, पेशेंट उसके बाद 1 वीक के फॉलोअप के लिए मैंने शायद आई थिंक 15 डेज के फॉलोअप के लिए मैंने उनको भेज दिया, या 10 डेज या 15 डेज का, वो इस समय मेरे पास एग्जैक्ट यहां पे नहीं है। फाइनली बात पुरानी हो गई और मुझे लगा कि शायद कोई, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर उनका फॉलोअप के बीच में भी फोन आ जाता था, लेकिन इस बार फोन नहीं आया, तो मुझे लगा कि शायद
मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उन्होंने शायद किसी और की हेल्प ली है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए। फाइनली 10 या 12 डेज में उनका फोन आया, कहते डॉक्टर साहब वो मेडिसिन फिनिश हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वो सारे सिम्टम तो जिस दिन आपने मेडिसिन दी उसी दिन चले गए। तो इनका अब परेशानी क्या है, वो जो बार बार बीच में बाउट्स आते थे वो कह नहीं, वो भी कुछ नहीं है। इन्होंने अपना रूटीन भी शुरू किया है। उनके हस्बैंड ने मुझे बताया ये सुबह को अपना एक टारगेट बना के चलती हैं, पूरे दिन ये अब अपने काम का टास्क को भी अपने डिवाइड किया हुआ है। अब इनको ना अकेलेपन से कोई परेशानी है, इन्होंने अपनी कंपनी ढूंढनी शुरू कर दी है, कुछ टाइम अपना बुक्स में बिताना शुरू किया है और धीरे धीरे अब ये नॉर्मल है। जब मैंने पेशेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ठीक है, ये तो मैं बहुत दिन से ऐसे ही रह रही थी, ये कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूं और मुझे किसी तरीके के कोई थॉट्स नहीं है। और आज लगभग इस चीज को 1 महीना हो गया है और आई थिंक 1 महीने से ज्यादा भी हो सकता है कि पेशेंट को अभी उस तरीके के कोई सिम्टम नहीं है सिंगल डोज के बाद। तो ये वो चेंज इन फंक्शन एंड सेंसेशन का जो कंजक्चर है, जो ऑर्गनन और मेटीरिया और रिपेटरी का जो कंजक्चर है, इस कंजक्चर की मैं बात करने की कोशिश आप लोगों से कर रहा था। और जब आप रिपेटरी में ये सिम्टम डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट केवल विद द हेल्प ऑफ मेटीरिया आप उस मेडिसिन तक नहीं जा सकते, विद द हेल्प ऑफ रिपेटरी आप उससे नहीं जा सकते, क्योंकि आप अगर ऑर्गनन को बेस नहीं बनाएंगे तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि और एग्जैक्टली कौन सा सिम्टम रिपेटरी से पिक करना है। तो ये एक छोटा सा केस था जिसको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आप लोगों के सामने इस तरीके की अपनी चर्चा रखता रहूंगा। थैंक यू।